नमस्कार दोस्तों, दक्ष 411 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। देखिए, आज हमको बताना है आनुवांशिकता की प्रक्रिया। आनुवांशिकता की प्रक्रिया होती क्या है? वांशिकता की प्रक्रिया, आज हमको इसकी प्रक्रिया समझाना है। आइए इसकी प्रक्रिया आपके दिमाग में अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जानते ही हैं कि आनुवांशिकता क्या होती है। मैं आपको आनुवांशिकता के बारे में समझा चुका हूं। आनुवांशिकता माने ये होता है जो हमारे पूर्वजों से जो है प्रकृति द्वारा जो है गुण दोष हमारे अंदर आते हैं, वही हमारी आनुवांशिक होती है। अच्छा, जरूरी नहीं है हमारे पूर्वज केवल हमारे माता पिता हैं। भाई, हमारे दादा दादी, पूर्वज का मतलब ये होता है, जैसे ये चीज होता है जो हमारी पूर्वज, पूर्व माने पहले, जा माने उत्पन्न हुआ, जो हमसे पहले उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, कौन हमसे पहले उत्पन्न हुए हैं? जिनका हमारे जो है ब्लड रिलेशन है, जिनका हमारे से क्या है, आप रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ते होंगे, रक्त संबंध। रक्त संबंध माने हमारे खून का उनसे संबंध है। आपके माता पिता का आगे आप पढ़ेंगे, अगर आपके अंदर उनके खून का संबंध ना होता तो माता पिता का 1/2 गुण जो आता है, दादा दादी का 1/4 गुण आता है, मामा मामी का 1/4 गुण आता, सॉरी मामा का, मामी तो दूसरी जगह की रहती हैं, आप जानते ही हो। इसके अलावा आप जानते हो परदादा परदादी का जो है इस तरह से 1/8, उसके बाद 1/16, इस प्रकार से 16 दूनी 32, माने इस प्रकार से क्रम में आता हुआ चला जाता है। ये चीज क्यों आता है? ये चीज हमारे आनुवांशिकता के कारण ही आता है। सबसे पहले आइए समझाते हैं कि आनुवांशिकता जो है इसमें कैसे इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देखिए, पहले कहा मानव जीवन की प्रक्रिया एक कोष से प्रारंभ होती है। कितने कोष से? एक कोष से प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जीवन की प्रक्रिया कितने कोष से प्रारंभ होती है? एक कोष से। इसी को संयुक्त कोष भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? संयुक्त कोष कहते हैं। लेकिन आजकल जो है इसका इंग्लिश नाम देता है, जिसका नाम जाइगोट होता है। जोइगोट होता है या जाइगोट होता है। आपको इस तरह लिखा मिल सकता है, आपको इस तरह लिखा मिल सकता है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो आपके पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जोइगोट का निर्माण 2 बीज कोषों से होता। अगर पूछा जाए इसी एक कोष या संयुक्त कोष या जोइगोट का निर्माण किससे होता है, आप जानते हुए 2 कोषों से होता है। 2 कोषों से होता है। अब आप एक बात और जान लीजिए, पितृकोष के समयोजन से निषेचन की प्रक्रिया आरंभ होती है। ऐसा क्यों, आपको मैं बता दूं क्यों कि आप जानते हैं माता में यक्ष पाया जाता है और पिता में यक्ष वाई पाया जाता है। आप ये चीज अच्छे तरीके से जानते हैं। जब यक्ष जो है का वो होगा, आप इसको भली भांति जानते हैं, तो पुत्री होगी जो है, और यक्ष वाई का जब होगा तो जो है वो क्या पुत्र होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लिंग निर्धारक है, क्या माता के ऊपर निर्धारक है? नहीं, बल्कि किस पे निर्धारक है? पिता पे निर्धारक है। बात समझ में आ रहा होगा। ये चीज है। वंशानुक्रम में जीन्स छुपे रहते हैं। कौन जिन्सिया? जोन पहिनिया था वो वाला जिन्सिया छुपा रहा था? नहीं, जीन्स। जीन्स का मतलब ये मत सोच लो जो जिन्सिया आजकल पहनते हैं वो जीन्स छुपा रहता। नहीं, जीन्स एक अलग चीज है। जीन्स का मतलब है आपके माता पिता, आपके दादा दादी वगैरह जो एक पाए जाते हैं गुण दोष, उसी का नाम कहा जाता है। वो पाए जाते हैं जो क्रमशः जो है आपके वंशानुक्रम को यही निर्धारित करते हैं, यही बताते हैं। जैसे मेरे अंदर जो जीन्स है वो मेरे माता पिता में है, वो मेरे दादा दादी में है, माने ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कैसे चलता है भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही है? आ रही है समझ में ना? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।
प्रत्येक जीन्स का संबंध एक गुण से होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आनुवंशिकता के नियम या जो है नियम या सिद्धांत के बारे में बताते हैं। आनुवंशिकता के नियम या सिद्धांत, आनुवंशिकता के नियम सिद्धांत, इसमें कई प्रश्न उठ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया में अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि जो होता है मानव जीवन का, अगर पूछे प्रारंभ के कितने कोषों से होता है, ऑप्शन में 1 कोष दिया रहेगा, 2 कोष दिया रहेगा, बहु कोष दिया रहेगा, हो सकता है 4 कोष दिया रहे, तो हमेशा कितना लगाओगे? 1 कोष से। 1 कोष ना देकर संयुक्त कोष दे दिया जाता है। युक्ता, कभी कभी इसका नाम जान लो, कभी कभी युक्ता भी दे दिया जाता है, कभी कभी जाइगोट देता है। आजकल ज्यादा विद्यार्थियों की परख लेने के लिए जाइगोट नाम दे देता है। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज और आप जानते होंगे, कॉमन सेंस की बात है, अगर पूछा जाए जो है कितने जो है गुणसूत्र, कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तब क्या नाम लिखोगे? 23। बात समझ में आ रहा है ना? 23 जोड़े। अगर पूछा जाए कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तब याद रखना, भाषा को याद रखना। अगर कुल पूछा जाए तो 46 लिखना, परंतु अगर जोड़े में पूछा जाए तो कितना लिखोगे? 23 लिखोगे। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? अब आनुवंशिकता के नियम। अच्छा, एक चीज इसी में और बताओ, आनुवंशिकता को क्या निर्धारित करता है? जीन्स निर्धारित करता है कि जो है पर्यावरण निर्धारित करता है कि जो है उसकी रुचि निर्धारित करती है कि उपयुक्त में से कोई? जीन्स निर्धारित करता है ना। हाँ, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है जीन्स कैसे पाया जाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी पाया जाता है। अच्छा, आनुवंशिकता के नियम या सिद्धांत, आनुवंशिकता के नियम या सिद्धांत, इसके नियम या क्या भैया? सिद्धांत। चलिए, आनुवंशिकता के कई लोगों ने इसका नियम दिया और सिद्धांत दिया। पहले एक फ्रांस के विद्वान महोदय थे। कहाँ के विद्वान महोदय? फ्रांस के, जिनका नाम सर गाल्टन था। सर गाल्टन महोदय था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दो, गाल्टन महोदय को क्या कहा जाता है? तो गाल्टन महोदय को सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या? सृजन शास्त्र का पिता। अभी पूछ लेगा, फादर जो है सृजन शास्त्र का मतलब जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो किसका नाम लिखोगे? जनक पूछा जाता है तो गाल्टन महोदय, सर गाल्टन महोदय। बात समझ? अब सर क्यों कहा गया भाई? श्रीमान पदवी देने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो गाल्टन महोदय जी को जो है सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या? सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है गाल्टन महोदय को, का पिता जो है। आइए इनके सिद्धांतों को देख लेते हैं, इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया। गाल्टन महोदय के बारे में बताया जाता है कि 1889 में इनकी पुस्तक पूछी जाती है, आनुवांशिक प्रतिभा नामक पुस्तक लिखा। कब? 1889 में आनुवांशिक प्रतिभा, 1889 में जो है एक पुस्तक लिखा जिसका नाम आनुवांशिक जो है आनुवांशिक प्रतिभा था। क्या नाम था पुस्तक का? नाम याद करो मेरे साथ, तब याद होगा। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? आनुवांशिक प्रतिभा। कब लिखा था? 1889 में। अच्छा, फिर देखिए, अच्छा पूछा जाता है इन्होंने जो अध्ययन किया था, अगर पूछा जाए कितने परिवारों पर अध्ययन किया था? 977 परिवारों पे, जो उच्च कुल के थे, उच्च श्रेष्ठ कुल के थे, जिनमें वकील थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, न्यायाधीश थे। ऐसे 977 परिवार का अध्ययन किया था। कौन कौन थे? जो है वकील थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, न्यायाधीश। एक बार आप देखोगे तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो 977 थे, मैं लिखा दिया हूं ना, खैर यहाँ पर एक बार ऐसे मन में बैठा लो, 977 थे। अच्छा, इस 977 में अगर पूछा जाएगा लोगों की संख्या कितनी थी, तो 4000 लोगों की संख्या थी। अच्छा, उन्होंने इस पर अध्ययन किया और अध्ययन के बाद निष्कर्ष क्या निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनकी जो ऐसी बुद्धि है वो कहीं ना कहीं उनके वंशानुक्रम में इसी प्रकार की बुद्धि
थी, तभी वो जो है वकील बन पाए हैं, तभी वो न्यायाधीश बन पाए हैं, तभी वो जो है कलाकार बन पाए हैं, तभी वैज्ञानिक बन पाए हैं। नई बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज है। तथा उन्होंने एक नियम यहाँ पर और दिया कि जब उनके मतलब वैज्ञानिक थे, कलाकार थे, कुछ भी थे, तो उनका एक बात और यहाँ पर उनके अध्ययनों से पता चलता है, उनके अध्ययनों से ये पता चलता है कि माता पिता का 1/, कितना भाग, 2 भाग आता है। उसके बाद कभी कभी परीक्षा में 1/2 भाग ना देकर 50% पूछ लिया जाता है। दादा दादी का 1/4 भाग आता है। परदादा परदादी का 1/8 भाग आता है। इसी प्रकार से 1/16 भाग, इसी प्रकार से 1/32 भाग, इसी प्रकार से 1/64 भाग, इसी प्रकार से 1/60, 60, 120, 128, इसी प्रकार से 156। बात समझ में? माने जान लो, सॉरी 256, माने पीढ़ी दर पीढ़ी गुड़ावा करत है। काउ समझे? समझ में आया कि ना? अच्छा, इनका ये बात है। अब इन पे जो है, इनके सिद्धांत पे अध्ययन कौन किया था, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। चलिए आइए बताते हैं कि इनके सिद्धांतों पर अध्ययन कौन किया था। आइए इनके सिद्धांतों पर जो अध्ययन किए थे उनका नाम बताते हैं। तो इनके सिद्धांतों पर अध्ययन किसने किया था? बीजमयन महोदय ने। वो करिए मेरे साथ, तब याद होगा। इनके सिद्धांतों पर अध्ययन कौन किया था? बीजमयन महोदय ने अध्ययन किया था, बीजमयन महोदय ने। और इन्होंने जो अध्ययन किया था वो क्या किया था आप जानते हो? चूहे पर अध्ययन किया था। चूहा पर अध्ययन किया था। अच्छा, चूहा पर कैसे अध्ययन किया था? चूहा के का पाइया था, पूछ पाइया था ने। अब इन जोन है के एकरे 25 पीढ़ी के जोन है के 25 पीढ़ी के काव करे, 25 पीढ़ी के पूछ काव करे, इनके 25 पीढ़ी का पूछ काट दिया और उससे एक सिद्धांत निकाला कि उत्पादक सूत्र जो होते हैं आगामी संतति में लगातार संक्रमित होते रहते हैं। माने जो है, जो पूछ पाया जाता है वो जानते हो क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनके पिता के भी पूछ था, उनके माता के भी पूछ है, उनके दादा, मतलब इस तरह से लगातार जो पूछ पाया जा रहा है। वो क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में भी पूछ पाई जाती है। बात समझ में आ रही होगी, ये चीज है। तथा उन्होंने 2 कोष को बताया। एक का नाम होता है काया कोष, याद करो मेरे साथ। दोनों कोष का क्या क्या नाम होता है? एक का नाम है काया कोष, जिसका आपके शरीर के बनावट से संबंध है। काया कोष का किससे संबंध है? शरीर के बनावट से संबंध है। इन्होंने पहला कोष बताया काया कोष, जिसका संबंध शरीर के बनावट से होता है। और दूसरा जो बताया वो क्या बताया? उत्पादक कोष बताया। इसमें क्या बताया? हाँ, इसमें बताया कि गुण दोष जो आते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज होता है। तो इस तरह से हमारा ये सिद्धांत खत्म हो गया। और इसी के साथ मैं आपको आज जो है, इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो में आपको चलूंगा। आपके दिमाग में सब चीजें बैठ गई कि नहीं? बैठ गई ना? इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।